ये करवाइए, एक ऐसे ही डायग्राम बनवा के उससे फाइल लेके फिर उसके बाद पे करवाइए, फिर ऐसे एक और करवाएंगे पर वो भी करवाएंगे। यही बहुत है, ये बहुत है वैसे बहुत बेसिक है डेरिवेशन। अगर इसके अलावा कोई और डेरिवेशन होगी तो मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है होगी तो वैसे आपने इसको क्या कहते हैं उल्टा रख दिया होगा रिंग को, होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इसकी डेरिवेशन। लेकिन अभी हमारी रिंग हमने क्या किया था, इसको इस तरफ रखा था, इसको क्यू चार्ज को इधर रखा था और इसको इधर रखा था। इसको अगर मैं ऑपोजिट कर दूंगा तो फिर इस तरफ चार्ज लगेगा और इधर चार्ज लगेगा, तो उसकी डेरिवेशन अलग हो जाएगी। नहीं तो वैसे डेरिवेशन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, हाँ नेगेटिव हो डायरेक्शन उसकी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस इसमें रिंग पहले ऐसे घूम रही थी, अब वो ऐसे करके घूमेगी, इस तरफ से ऐसे घूमेगी, रिंग का टॉर्क उल्टा हो जाएगा बस। पहले मैं एक क्वेश्चन देखता हूं, डेरिवेशन मार्क करा दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ मैं अभी चैप्टर खत्म होने के बाद ना आपको मैं मार्क ही कराऊंगा सारी डेरिवेशन। मतलब क्या क्या आ रहा है। अभी तो मैं आपको देखो बेसिक आपका चैप्टर अभी पहले थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट हमारे सीबीएसई बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर वो क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। उसमें आपको सारी डेरिवेशंस मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करना है। चलो ये क्वेश्चन करो पहले, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको। चैप्टर करने के लिए का ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा है। कौन सा ये वाला चैप्टर? हाँ मतलब जो इलेक्ट्रिक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशन का देखो आपका सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला इसमें यूज होता है, वो वाला जो मतलब रिलेटेड है ना। हमारा क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ना इन चार्जेस पे काम नहीं करता। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो करता है हमारा पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट साइज कह रहा हूँ, जो बड़े मासेस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उन पे ही वैलिड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमारा पॉइंट चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी भी बड़े मासेस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। ये दोनों अलग टाइप के फोर्सेज हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्जेस पे लगता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे, और जो हमारा ग्रेविटेशनल होता है वो सिर्फ बड़े मासेस पे लगता है, जो हेवियर बॉडीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि उनका अपना देखो, अब क्या होगा अगर मुझे एक चीज बताओ, हम अपना नॉर्मल इसकी बात करें, मार्कर की बात करें, तो इसका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट आप कर पाओगे क्या? ये इतना हल्का है कि इसका ग्रेविटी, ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स ये बेशक अर्थ को उतनी ही लगा रहा है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कैलकुलेट तो बेसिक वैसे कर लेंगे, लेकिन इसकी कोई वो नहीं होगी फोर्स, हम बोलेंगे नहीं कि ये अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत मास इसका बिल्कुल कम है, ठीक है ना। तो जब मास बहुत ज्यादा होता है तभी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्ट कर पाता है उसे। तो जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं वो हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन में भेज रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन करो पहले ग्रुप पे, आपको मैं बुक दूंगा। वही ग्रुप में एनिमे मैनिएक कौन है? नाम चेंज कर दिया क्या? एनिमे दो नाम है, दो नाम। अच्छा, क्या लिखा था ऐसा मैसेज जो डिलीट कर दिया? गलती से सेंड हो गया था। हाँ ये बात करनी मुझे फोन लगा, ये महीने के लिए क्या है, खाने भी नहीं मुझे लगा। है। क्वेश्चन ये है 56 मैं भी इस तरह की मैंने वापस लगा, तू किसी से बात कर रहा था। हाँ
हुआ क्या? केपी का आर क्यों नहीं है? कितनी बार चुप डाइपोल है क्या? वो डाइपोल है। वो डाइपोल है। एक स्क्वायर प्लेट। Two identical dipoles are arranged in this way. Find the magnitude and the direction of the net electric field origin. अब origin में निकालना है ना, तो origin पे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ से इसका डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर इधर लगेगी, इसकी वजह से भी इधर लगेगी। इसको डाइपोल की तरह ट्रीट ही मत करो ना, इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से सॉल्व करो, डाइपोल की तरह ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल होता है आपका ना, 2 पॉइंट सीखे थे हमने, एक्सियल पॉइंट और एक सीखा था आपने इक्वेटोरियल पॉइंट। वो दोनों कभी भी डाइपोल के सेंटर में नहीं होते थे। एक्सियल पॉइंट कहाँ होता था? डाइपोल से आगे की तरफ, और इक्वेटोरियल पॉइंट होता था उसके नॉर्मल पे ऊपर, है ना? तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? इनको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से करो ना सॉल्व। सबका बीच में निकालना दिखाना बहुत दिखाना अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी ये तो बताओ, इतना तो पता चल गया होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो मुझे, किस डायरेक्शन में आएगी वो सोचो आप। आदित्य बताओ किस डायरेक्शन में आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट टू साइड। एक बार डायग्राम में बना के दिखाओ मुझे ऊपर कैसे। अब देखो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इसमें इधर बोल रहे हो आप लोग? जीरो होगा क्या? जीरो? नेट तो जीरो नहीं होगा, डाइपोल में रखा है और नेट तो जीरो नहीं होगा। आपका कहाँ, आपका इधर आ रहा है? इधर आ रहा है आपका? हाँ तो इधर ही आएगी, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मुझे एक चीज बताना, चार्ज ऊपर वाला कौन सा है? ऊपर वाला पॉजिटिव है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। अब यहाँ पे चार्ज रखा है हमारा सेंटर पे, ओरिजिन पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, क्यू के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, इस वाले क्यू के लिए इधर और इस वाले क्यू के लिए भी इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो है। कैलकुलेट करोगे, है ना? तो नीचे की तरफ ऐसे जाएगी। हाँ ऐसी जा रही होगी, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, उसका कंपोनेंट कर दो, मतलब 2 कंपोनेंट्स आ गए आपके पास, अंडर रूट में कर दो।
हमारे पास देखो डाइपोल वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तभी दो केसेस में लग रहा था, जब हमारे पास डाइपोल में एक तो एक्सियल पॉइंट पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हो या फिर कोई इक्विटोरियल पॉइंट पे रखा हो यहाँ पे, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज। अगर हमने बीच में सेंटर में रख दिया तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से करो ना, है ना। देखो हमने जब इसका इक्विटोरियल और एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कैलकुलेट किया था, तो भी तो हमने सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से निकाला था, वो उसी को माइनस करा, फिर उसके कंपोनेंट्स निकाले, फिर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो फॉर्मूला, वरना थोड़ी ना आ रहा था। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से ही करो, क्या दिक्कत है। वो तो सिर्फ आपको इजी करने के लिए हमने एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट सिखा दिया था, वरना तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। ये समझ आ रहा है दीदी? हुआ क्वेश्चन आपसे वाला? डायरेक्शन ही गलत बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कर दिया। ऊपर की तरफ आएगा नहीं ना, क्योंकि हम चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे क्यू नॉट, जब तक बोला ना जाए ना तब तक चार्ज हमेशा क्यू नॉट डिस्चार्ज ही लिया जाता है। कितना वैल्यू कितनी है, वैल्यू भी निकालनी है, ट्राई तो करो। अच्छा उसका मुझे फॉर्मूला बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू, टेस्ट चार्ज नहीं होता, वो क्यू ये वाला होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, यूज करो। आंसर ठीक है, कैसे नहीं वही लिख लेता। टू रूट टू क्यू बाय आर स्क्वायर और के साथ में, मतलब के रूट टू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन कितना डिग्री है? डायरेक्शन हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस से मेजर होता है 225। डायरेक्शन हमेशा जब भी बोला जाता है ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर से ऐसे पूरा ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे। आदित्य आया आंसर? आपको जिनमें अरे दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, ये के क्यू 2 हो गया, ये के क्यू 2 हो गया, सेम वैल्यू सबकी सेम है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला चीज़, ये भी 4 ही आएगा, तो ये 8 नहीं हो जाएगा? 8 के क्यू स्क्वायर टोटल, ये 4 आया, ये अंडर रूट, ठीक है, ये 1/2 जाएगा, cos 45 थोड़ी लगेगा। एंगल क्या कहते हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, 8 उसका नहीं होता, ये वाला पार्ट आएगा नहीं। ये हो गया 8 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर की पावर 4, ये 2 रूट 2, ये पूरा आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर और 2 रूट। इनका एंगल तो देखो ये वाला पार्ट है ना, एंगल हमेशा हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस से मेजर होता था, एक्स एक्सिस से यहाँ से मेजर करो 180 प्लस 45, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर थी तो एंगल 45 में तो ब्रेक होगा। यहाँ पे क्यों नहीं बना कॉस, क्योंकि देखो जब हम एंगल लिखते हैं ना, जैसे ये फोर्स एफ है और ये फोर्स एफ है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये f1 है f2 है, f1 f2 प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। और जो ये cos थीटा होता है ना, f1 और f2 का बीच का होता है, f1 और f2 के बीच का cos थीटा, ना कि उनके कंपोनेंट, जो मतलब जो नेट फोर्स आएगी उसके बीच का एंगल नहीं होता ये एंगल होता है f1 और f2 के बीच का। f1 और f2 के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। हुआ भी वाला क्वेश्चन सबका? आ गया आंसर? अब नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है भाई, यहाँ ध्यान दो। क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो भाई? पूछ लो तो मैं बता दूंगा। हो गया? देखो नेक्स्ट अब हम एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जब भी हम क्या कहते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें एरिया वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एरिया वेक्टर होता क्या है,
अब मान लो कोई भी हमारी सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा, एरिया बेसिकली क्या होगा, ये वाला पार्ट, इस सरफेस का एरिया ये होगा, इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर इसका यहाँ पे होगा हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। एन कैप यूनिट वेक्टर है, ए इसका एरिया है, तो एरिया का वेक्टर कैलकुलेट, एरिया जब मुझे वेक्टर फॉर्म में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डायरेक्शन से, तो हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाता है। मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई डायरेक्शन से अगर मैं कर दूं तो क्या कहते हैं, हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। डायरेक्शन हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन ही तो देता है और कुछ नहीं देता भाई, मैग्नीट्यूड उसका वन ही होता है, तो डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर प्रोवाइड कर देगा और उसके साथ मैग्नीट्यूड हमारा एरिया हो जाता है। तो बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो जितना भी हमारा क्या कहते हैं एरिया आएगा, उसका एरिया का हमेशा हमें परपेंडिकुलर वेक्टर लेना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए एरिया। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब भी मैं किसी सरफेस की बात करूंगा, मान लो मैंने ये सरफेस ली, ठीक है, इस सरफेस से मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगी वो ऐसे परपेंडिकुलरली तो बाहर जाएगी। तो अगर मैं इसका एरिया लूंगा तो एरिया तो ये वाला पार्ट हो गया ना, तो एरिया ये वाला पार्ट, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बेसिकली जो भी हमारा एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना, सरफेस से परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर रहता है। मान लो अगर मेरी सरफेस ऐसे रखी हुई है तो मेरा एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है, मेरी सरफेस ऐसे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाले डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर जा सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है वो बताया है। अगर बोला जा रहा है कि हमारा सरफेस के अंदर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एरिया वेक्टर ये लेंगे, सरफेस से बाहर अगर बोला जा रहा होगा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बोला जाएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कौन सी सरफेस की बात चल रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला इनटू द सरफेस जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इनटू द सरफेस जा रही है मतलब इसके अंदर जा रही है, तो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस तरफ आएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री ना, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो 180। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है इस सरफेस से, तो इस सरफेस से बाहर आ रही है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की तरफ थोड़ी होगा, इस सरफेस के लिए अंदर की तरफ तो एरिया वेक्टर हो नहीं सकता, बाहर की तरफ होगा, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल हमेशा हमारा मैटर करेगा, हमें क्या बोला जा रहा है, सरफेस के अंदर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस के बाहर बोल रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल रहेगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्लियर है पक्का। अब एरिया वेक्टर के बाद हमारा आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस वाले पूरे चैप्टर में। गॉस लॉ से क्वेश्चन आएगा जो आपके आते हैं, गॉस लॉ से आएंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से आते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ये फाई से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से भी डिनोट किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मान लो मेरी एक सरफेस है, कुछ ऐसी करके एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब ये हमारी कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर सरफेस क्या होता है, मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं कुछ इस सरफेस को अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर बीच में रख देता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं क्या करता हूँ इस वाली सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दिया, तो अब इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी होंगी, है ना। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यानी कि हर पॉइंट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से सेम नंबर, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एरिया में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। किसी भी एरिया को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, मान लो मैंने अपना हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो अब इस हाथ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार हो रही होंगी,
आया ना। तो इस हाथ का आप देखो, ये पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, अब इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल पा रही हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। ठीक है, मतलब मान लो मैंने क्या बोला कि भाई इस रूम के अंदर मैंने टेस्ट चार्जेस रख दिए बहुत सारे, मतलब बीच में क्लस्टर ऑफ चार्जेस बना दिया, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी भाई पूरे रूम में से, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं कर सकता ना। तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल पा रही है, आया ना। तो वो चीज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने बैठूंगा वो थोड़ी कैलकुलेट हो सकता है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में से अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती है, आया ना। वो चीज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में से किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल पा रही हैं, उस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। पक्का क्लियर? ये वाला टॉपिक क्लियर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, मान लो मैंने ये डायग्राम लिया, ठीक है। अब इसके अंदर से हमारा ये टोटल इसका एरिया वेक्टर देखो इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर आ रही है तो एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अगर हमारा कोई एंगल है ये वाला तो ये ई ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। जब हमारा सेम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम लाइन में होते हैं तो हमारा फॉर्मूला ई ए हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा हमारा 0 हो गया, डिग्री हमारा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब हमारा वहीं पे मैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कर दूं, तो आप खुद ही सोचो, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और वहीं पे मैंने अपनी प्लेट को ऐसे कर दिया, तो अब इस सरफेस के ऊपर से कोई निकल रहा होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद ही सोचो अपने आप भाई। अगर देखो हमारा थिन बहुत पतली शीट है, बहुत ज्यादा पतली, इसकी कोई हाइट नहीं है, मतलब देखो शीट में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है हमारी, है ना। तो शीट में कुछ थोड़ी सी हाइट भी तो होती है ना उसकी हाइट। अगर मैं उसे बोल दूं बहुत थिन शीट है, अगर इतनी पतली शीट है, तो भाई मुझे एक चीज बताओ, हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, तो एरिया वेक्टर में से हमें शीट में से ही तो इस वाले एरिया में से ही तो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधी जा रही है, मैं शीट को ऐसे रख दूंगा, तो इसके ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नहीं निकलेंगी ना। तो इसका मतलब अब देखो अपने आप ही फॉर्मूले में वही आएगा, अगर मैंने शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके रख दिया, ठीक है, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर चला गया, एंगल बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना। आप यहाँ पे पुट कर दो, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा अपने आप 0 हो गया, ठीक है। ये चीज आदित्य क्लियर है? हाँ, ये 0 तब होगा जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा 90 डिग्री पे होगा। हाँ 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो 90 डिग्री कब, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक। हाँ। अब हमारा शीट देखो, हमारी शीट क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा ना जो भी हमारी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर रहता है, ये समझ आ गया पक्का। अब देखो अगर मैं इसका क्या कहते हैं बेसिक एक क्वेश्चन दे देते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये रही, ठीक है। अब इसको मैं कुछ शीट को ऐसे करके रख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से रखना है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ यहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कोई अगर 60 डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री मतलब थीटा ही मान लेते हैं, थीटा डिग्री का एंगल बना, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस 60, लेकिन अगर मैंने थीटा लिखा तो कॉस थीटा कर देता हूँ, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा एंगल थीटा बना हुआ है, ठीक है। ये वाला बात क्लियर। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो क्या करेंगे, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे ना छोटे से पॉइंट को। होता है इंटीग्रेट किया जाता है।
डिफरेंशिएट कब तो डिफरेंशिएट हम एक्सेलरेशन के केस में करते थे, जब वो भी तो नॉन यूनिफॉर्म होता था, वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते थे एक्सेलरेशन आया, इंटीग्रेट ही होगा। डिफरेंशिएट कब वही बता रहा हूँ मैं आपको, हम एक्सेलरेशन जब निकालते थे तो हम डिफरेंशिएट करते थे, उस केसेस में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट देखो मैटर करता है कि हमारा क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन में, हमें जब एरिया वेक्टर निकालना है, देखो जब हमारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि भाई अब किसी पर्टिकुलर एरिया में से हर जगह में से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कहते हैं, अब आप बोल रहे हो कि डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट का क्या मतलब हुआ, मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सरफेस ले लिया, बहुत बड़ा सरफेस ले लिया, उसको डिफरेंशिएट करके मैंने इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल ली, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब मैं इस चीज को अगर इंटीग्रेट करूं, मैं छोटा सा पार्ट लेता हूं, यहाँ पे कोई dx लेंथ का कोई मैंने पार्ट लिया, ठीक है, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं इतनी लेंथ तक, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं है। इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है एडिशन, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ देना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो भाई इसमें क्या होगा, फिर तो आपको छोटे पार्ट के अंदर से मिलेगा ना, हमें तो चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से, तो इसलिए हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो मान लो अब हमारा क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका एरिया मैंने बोला डी, ठीक है। तो अगर छोटा सा एरिया है, डी एरिया है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी क्या कहते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, वेरिएबल होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आगे जाके या पीछे जाके चेंज हो रही है, लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर एरिया रखते हैं ना, किसी सरफेस को रखते हैं, तो उसकी हर सरफेस, पूरी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहती है। वो देखो क्यों, मान लो मैं ना ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ, ऐसे करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। अब मैंने अगर इधर शीट रखी है, तो ऐसे करके रखी होगी शीट, मान लो ऐसे करके शीट रखी है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं यहाँ पे शीट रख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पीछे जा रही है तो बढ़ रही है, आगे जा रही है तो कम हो रही है, लेकिन इतने रीजन में तो सेम ही रहेगी। मैंने ऊपर नीचे के लिए तो आपको कभी बोला ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी, है ना। तो यानी कि इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो यानी कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रही होगी वो सेम रहेगी, इस पॉइंट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफर करेंगी। क्या डिफर करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंशिएट, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई, यही होता है डी फाई। तो अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देखो छोटा सा फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा सा होगा, तो जिसको मैंने डी फाई लिख दिया, इक्वल्स टू ई डी ए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं इसको इंटीग्रेट करके ए इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई अभी हमारा एरिया किस सरफेस का एरिया है वो डिटरमिन नहीं है, किस सरफेस का एरिया वो डिटरमिन नहीं है ना। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया है कि कैसे करना है, किसी भी फ्लक्स, किसी भी जगह का फ्लक्स निकालना है जो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रन कर रहा होगा, ठीक है, उसका फ्लक्स निकालने का बेसिक तरीका यही है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपका फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो बाहर आ जाएगा, हाँ ये बाहर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने बस लिख दिया साथ में, इजी हो जाता है ई डी ए पढ़ना, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करेंगे तो फिर याद करने में मुश्किल रहती है, तो ई डी ए लिख दिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमारा कोई पर्टिकुलर एरिया हम रखते हैं, ठीक है। अदिति समझ आया वाला? हाँ, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे? हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबको आ गया पक्का समझ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है?
लो इसका क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम cos थीटा से ले रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा पता नहीं एंगल चलेगा। देखो एंगल का क्या है, जब मैं छोटा सा पार्ट लेता हूँ ना एरिया का, तो छोटे से पार्ट को हम एंगल पे रखेंगे ही नहीं ना, हाँ। बिल्कुल छोटा सा एरिया है। बड़ा एरिया होता तो एंगल पे टिल्ट होता, जब बहुत छोटा सा एरिया dx लेते हैं ना तो उसका एंगल बनेगा कैसे? उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बहुत कम निकल रही होंगी, उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं cos थीटा में लेते हैं। क्वेश्चन भेजिए। हाँ क्वेश्चन में देख रहा हूँ, पहले एक बार इस पे है या डायरेक्ट अब गॉस लॉ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार बुक में। गॉस लॉ पढ़ाने के बाद लिया है इसमें। गॉस लॉ पढ़ाने के बाद आ रहा है इसमें क्वेश्चन। चलो ये वाला करो, ये वाला होता है, मैं भेज देता हूँ आपको। दो क्वेश्चन भेजे हैं ना आपको। क्वेश्चन नंबर है 58 एग्जाम्पल, 57 एग्जाम्पल। गॉस लॉ हमारा ना इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बिल्कुल, उसमें सिर्फ 3 डेरिवेशंस आएंगी अभी गॉस लॉ में, और उसके बाद फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर फोर्सेस और वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। उसमें मतलब देखो बेसिकली क्या है ना, ये डेरिवेशंस नहीं है, ये क्या होता है क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने पढ़ रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसका डेरिवेशन नया बन जाता है, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे फिर। मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या है ना 20 यूनिट है एक्स वाई प्लेन, तो वायलेट प्लेन होता है हमारा एक बार मतलब वो बना के देख ये वाला मिल जाएगा। हाँ और हाँ वायलेट प्लेन और ये एक्स की तरफ जा रहा है, और अगर तेरा वाई एक्स वाई प्लेन होता तो जेड मानते, एक्स जेड होता तो वाई मानते, अगर मैं तो परपेंडिकुलर भी देखना होता ना, हाँ परपेंडिकुलर देखना अगर आप स्कूलों करवा रहे हो तो उसकी यूनिट क्या होती है? प्लस ए और ई भी क्या होती है? वही क्या दोनों क्वेश्चंस? पहला तो वही यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होता है, E इंटू ए होता है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम ही होगा। हाँ न्यूटन पर कूलम इंटू क्या कहते हैं हमारा मीटर कर देंगे, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो जाएगी।
हो गया क्वेश्चन? अभी आदित्य हो गया दोनों क्वेश्चंस? हाँ बस लास्ट वाले का आया नहीं आंसर? फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा है? 120 है क्या उसमें? 120 हाँ ठीक है। सेवन थ्री वन होता है 1.73 आ गया आंसर? अदिति हाँ आ गया आंसर? हाँ एक मिनट आशी फर्स्ट वाले का आया क्या आंसर? कितना आया फर्स्ट वाले का? 120 ठीक है। लक्ष्य अच्छी यशिका दोनों का आ गया ना आंसर? दो पार्ट है क्या? देखो जो एंगल बनता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है एरिया वेक्टर का। इन्होंने किससे बनाया है? इन अ सर्कुलर प्लेन शीट of radius this is placed in a uniform electric field making an angle 60 degree with the field. Calculate the electric flux through the sheet. ठीक है, plane sheet and electric field angle made by normal and the plane sheet. Plane sheet and the electric field angle between the plane sheet and the electric field. A circular plane sheet of radius this much is placed in a uniform electric field 60 degree with the field. यार 60 डिग्री विद द फील्ड ही तो है। 30 डिग्री क्यों लिया है? आधा होता है, सर्कुलर प्लेन आधी होती है, शीट ऑफ 60 आधा प्लेन शीट सर आई 30 लिया भाई, तो पूछ रहा हूँ 30 इसमें 30 आना नहीं चाहिए भाई, इसमें 60 डिग्री आना चाहिए एंगल। ऐसा बनेगा ना कि डायग्राम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? a सर्कुलर प्लेन शीट। एक मिनट जरा बुक दिखाना है, वो डायग्राम बनाया है शीट का एरिया वेक्टर भी तो उसका एंगल लेंगे ना? क्या? एरिया वेक्टर ऑफ शीट वो वैसे ही है।
पता है क्या वो क्या कर रहा है? अरे शीट के साथ एंगल बनाया हुआ है इन्होंने। वो हाँ फील्ड तो के साथ शीट अगर 60 ऐसे बना जा रहा है शीट के साथ तो वो तो हमारा ऐसे क्या कहते हैं जाएगा ना, एंगल है, हमें perpendicular। एरिया वेक्टर के साथ एंगल निकालना है। हाँ। एरिया वेक्टर के साथ 30 वो होगा। तो ऐसे जाएगा ना, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो ये जाएगा। यहाँ पे एरिया हाँ, 30 हो शीट जाएगा। हमारा कुछ ऐसे रखा है, ये देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो शीट हमारी कुछ ऐसे रखी होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या कहते हैं, ये 60 डिग्री है, ठीक है, इसको आप इधर लेके आओ, ये 90 होगा, तो जब आप इसका क्या कहते हैं वो निकालोगे एरिया वेक्टर, तो ये 90 माइनस 60 करके हमारा 30 आ रहा है। अब इसको आप पीछे की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या कहते हैं 90 यहाँ पे आया, ठीक है, और ये वाला भी पूरा 90 होगा, ठीक है, और ये वाला हमारा 60 रहेगा, तो ये हमारा इसके बाद ये 30 कैलकुलेट होगा, फिर ये नहीं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब एरिया वेक्टर हमारा कुछ ऐसे, ये एरिया हमारा है, ठीक है, इससे मैंने क्या कहते हैं, अब ये वाला देखो, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, इससे मैं अगर एरिया वेक्टर लेता हूं तो एरिया वेक्टर हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, उसको मैं इधर से भी बना सकता हूँ, इधर से भी ऐसे बना सकते हैं, आया ना। ये वाला 60 डिग्री, ये बना यार 60 डिग्री का एंगल ना, ये देखो, अब 60 डिग्री कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो अगर मैं इससे 90 डिग्री जोड़ूंगा तो यहाँ पे ऐसे एरिया वेक्टर इधर बनेगा, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 90 है, तो कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा क्या कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री का एंगल आएगा। देखो दोबारा समझो, इधर थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा था, ये देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 60 डिग्री का अगर एंगल बना तो देखो 60 डिग्री का कुछ एंगल ना ऐसे मान लेते हैं इधर बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके, तो ये 60 डिग्री। अगर मैं इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊं एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएगा, आया ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये वाला 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा 30 हो जाएगा, 60 नहीं होगा, ठीक है, वो शीट का एंगल बोला है, शीट एरिया वेक्टर का एंगल नहीं बोला, और रूप नहीं हो सकता है, वही सेम चीज की है ना, ये cos थीटा मैंने पहले ले लिया था एंगल। हाँ ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने शीट के साथ एंगल बोला है, इसके इन्होंने एरिया वेक्टर के साथ एरिया वेक्टर नहीं बोला। ये आपका ई कितना दे रखा है वहाँ पे, ई दे रखा है 5 फाइनल आंसर क्या है उस बुक में 1.36 into 10 raised to the power 4. इनटू 10 raised to the power 1.34 1.3 कितना है 6. 1.36, तो कुछ कैलकुलेशन में वो होगा गड़बड़, बस अप्रॉक्सीमेशन में कुछ गड़बड़ ले रखा होगा आपने, 3.14 लिया ना वो अपने पाई की वैल्यू, हाँ 22/7 देते हैं ना, तो आपका आ जाता है, फिर वो 731, हाँ मेरा वही आ रहा है 1.3 आ रहा है। ठीक है, आंसर ठीक है, वो e इंटू a इंटू cos 60 का है ना, वो cos 30, हाँ 30 का ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर, सही आ रहा है। आंसर ठीक। और अब हम लास्ट एक आज के लिए लास्ट डेरिवेशन करेंगे, फिर गॉस लॉ के 3 डेरिवेशंस होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर खत्म, फिर क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है। कितने मार्क्स का? 30-40 मार्क्स का तो होगा, 1 घंटे का टेस्ट है, 1 या 1.5 घंटा मान के चलो। आप स्वीटी से नहीं मारोगे ना? हाँ आप स्वीटी से नहीं मारोगे? नहीं, मैं उससे नहीं मारूंगा, हाथ ही काफी रहता है। चलो देखो,
गॉस लॉ पढ़ेंगे। देखो अब ना क्या होता है जब भी कोई हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेना, बाद में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये वाला पढ़ लो यहाँ ध्यान से। देखो गॉस लॉ क्या कहता है हमारा कि जब भी कोई भी चार्ज कहीं पे है तो उसको क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। देखो सबसे पहली चीज ना गॉसियन सरफेस बता देता हूँ क्या होता है। गॉस ने ना एक साइंटिस्ट था, इसका नाम गॉस था, पूरा नाम मुझे भी नहीं, ठीक है। उसने वो बनाया था लॉ कि भाई जब भी कोई चार्ज रखा हो ना उसे एक सरफेस के अंदर इंक्लोज कर दो। जितना भी चार्ज रखा है सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर इंक्लोज कर दो, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है। मतलब इस सरफेस को जो हम इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं ना चार्ज के अराउंड, उस सरफेस को हम गॉसियन लॉ गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सरफेस, अब देखो बेसिकली जो सरफेस बनती है वो क्या कहते हैं, स्पेरिकल सरफेस है जिसका एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाए। अब ऐसी सरफेस मत बना देना जिसका एरिया ही कैलकुलेट नहीं हो रहा। मान लो चार्ज, आपने चार्ज यहाँ पे रखा हुआ और ऐसे ऐसे एक सरफेस बना दी, इसका एरिया कैलकुलेट करके पागल हो जाएंगे हम, ठीक है। तो हम ऐसे ही हमेशा सरफेस ऐसी लेते हैं जिसका आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो गॉस लॉ ने यही किया था। गॉस लॉ यही स्टेट करती है कि जब भी आप कोई भी चार्ज, अगर हमारा मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको आप किसी भी सरफेस के अंदर इंक्लोज करते हो, किसी भी सरफेस के अंदर, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज करते हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आता है वो आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये हमने पढ़ा था। वो हमेशा इक्वल आएगा Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के। ईच एंड एवरी टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आएगा Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी, वैक्यूम में परमिटिविटी था ना वो वाला पार्ट। ये हमेशा हमारा क्या कहते हैं, गॉस लॉ स्टेट कहता है। गॉस लॉ हमेशा ये कहता है कि भाई जब भी कोई भी क्यू चार्ज हमारा किसी भी सरफेस के अंदर हम इंक्लोज करेंगे, गॉसियन सरफेस में इंक्लोज करेंगे, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। इसका डेरिवेशन करेंगे अभी, तो इसमें इतना वो नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आएगा। इंटीग्रेशन इसलिए लगाया है क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस लिया है हमने, तो इमेजिनरी सरफेस में भी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पूरी सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो चार्ज जो होता है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से जारी होगी, ऐसे हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हर डायरेक्शन में जाने की वजह से, तो अब देखो इस पॉइंट का, अब मैं हर डायरेक्शन पूरे सरफेस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाऊंगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से कितनी जा रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूँ, ds या da एलिमेंट ले लिया मैंने एलिमेंट। अब इस पूरे एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट्स डाल के, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे आप अभी, डेफिनेट इंटीग्रल हम लिमिट्स डालते हैं कि भाई हमारा टोटल एरिया, इसका एरिया जो होता है हमारा 0 से लेके जैसे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया तक, पूरा एरिया क्या कहते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। वो हमारा क्या कहते हैं, आपका इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपका गॉस लॉ कहता है, ठीक है। आपका क्लियर, गॉस लॉ समझ आया क्या कहता है, जितना भी चार्ज है ना हमें सारा का सारा चार्ज इंक्लोज करना है। अगर देखो, अब देखो इसके ना एक चीज और, अगर मान लो हमारा ये चार्ज है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, 2Q प्लस Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q4 Q5 Q6। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बताओ बताओ, इसे Q नॉट बोल दो, सिर्फ जितने भी चार्जेस हमारे अंदर होते हैं ना सरफेस के, उन्हीं चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं। बाहर वाले चार्जेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर वाला चार्ज इस सरफेस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा होगा। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनक्लोज चार्जेस से आती है, इसलिए सिर्फ इनक्लोज चार्जेस देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हमारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q0 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी, वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी। अब अगर मैंने मीडियम चेंज कर दी तो वही क्या होगा, मीडियम चेंज कर दी तो आप खुद बताओ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, K is equal to epsilon upon epsilon.
अब हमारा वो होता था ना एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता था ना, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। हर मीडियम का अलग अलग होगा। तो हमारा फॉर्मूला बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा हो जाएगा Q बाय Q मतलब टोटल अपॉन एप्सिलॉन, जिसका मतलब हो जाएगा Q टोटल अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इन अ मीडियम। मीडियम के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। आप थर्सडे को नहीं आओगे क्या? थर्सडे को आओगे क्लास में? थर्सडे अभी क्या आज 8 है क्या? 8 है तो 10 थर्सडे की है ना, तो सैटरडे भी नहीं आओगे सब लोग, नेक्स्ट ट्यूसडे आओगे। एक आपका सिर्फ गॉस लॉ की डेरिवेशन रह जाएंगी और नेक्स्ट क्लास में कोई वो रह जाएंगे क्वेश्चन। ऑनलाइन लोगे ना? हाँ तो ऑनलाइन आ जाना, वरना रिकॉर्डिंग तो मैं करूँगी। सर सैटरडे को भी सुबह होगी क्लास? सैटरडे सुबह अगर ले पाओगे तो सुबह ले लूँगा। मैं सुबह नहीं आ पाऊंगी। अच्छा सैटरडे स्कूल है आपका? अच्छा हाँ, चलो शाम में ले लूँगा फिर। कितने बजे? 7 नहीं 7 यार सबकी कोचिंग आएंगे ना फिर सब। या दूसरे आते हो आप? थोड़ा दूर है। कहाँ से? तब मम्मी को भी लगता है कि इतनी रात को जा रही है, फिर लेट हो जाएगा, फिर ट्रैफिक रहता है इसलिए। तो कब यूमर क्लास? आपका आकाश होगा? आपका होगा? प्रतिका भी नहीं होगी। यार टाइमिंग कैसे मैनेज करूँगा सैटरडे की? सैटरडे की दिक्कत आती है हमेशा। हाँ सैटरडे की इशू यही रहता है। संडे स्कूल की छुट्टी है सबकी, लेकिन संडे प्रॉब्लम ना, नाम के फिर जाना पड़ता है। नाम क्या कहते हैं शायद थर्सडे 2 घंटे ले लो क्लास। थर्सडे 2 घंटे, देखो अगर थर्सडे में 2 घंटा भी लेता हूँ, देखो 1.5 घंटा तो क्लास अभी भी चल जाती है। हाँ सैटरडे को मैं आपकी क्लास 1 ही घंटे में छोड़ दूंगा ना। 7:30 बजे के बाद तो आप अभी भी नहीं कर रहे हो घर के लिए। सर अगर मैं 7 बजे आऊंगी तो 8 बजे तक छोड़ दूंगा ना। तो 8 बज जाएंगे, धीरे धीरे 8 10 8 20। नहीं आप 8 बजे चले जाना। कोई बात नहीं, आप मम्मी को कन्विंस करो। चलो मैं बात कर लूंगा एक बार। रहते कहाँ पे हो आप? सोसाइटी सेक्टर 108A सुपर MIG जो वो है, वो MIG जो बने हुए हैं वो उसके सामने। चाहिए। उसके सामने अच्छा सामने। डिवाइन मेडोज है ना, पास ऑलरेडी। चलो आप भी अगर 7 o'clock आप भी आओगे तो हर्षित और आपको दोनों को मैं छोड़ दूंगा। कभी भी आ जाऊंगा। और बताओ, मैं छोड़ दूंगा आप दोनों को। पूरे दिन फ्री है। हर्षित का आप कहाँ पे रहते हो? लोटस पनाश है ना? हाँ तो पनाश और आपको दोनों को छोड़ दूंगा। और बताओ। मुझे बुलाया। ये कैसा रिएक्शन हुआ? चल देंगे सरप्राइज है। हाँ लेके जा रहा हूँ। या शेट लगता है मैं पकड़ा गया। बात है तेरी सरप्राइज। और बताओ, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। और बताओ मम्मी से बात करो। अब तो पॉसिबल है क्या हो 8 गया? बजे मेरी 7 से 8 की क्लास सैटरडे सैटरडे। कहाँ से आती है? डिवाइन। तो मैं बोल रहा हूँ मैं छोड़ दूंगा, और क्या कर सकते हैं। ये तो मेरे से ड्रॉप ही करवाता रहता है। सर मुझे कल छोड़ देना। और मैं छोड़ दूंगा, आपको भी छोड़ दूंगा, वहीं पे आपका भी वहीं पे कर लिए बस। मम्मी से बात। हाँ तो मैं बात कर लूँगा आपसे। एक बार कॉल करवा देना मैम से, मैं बात कर लूँगा। मुझे उतरना हॉस्पिटल पे होता है। क्यों बे? आपका बैक गेट से जाते हाँ, हो? गेट नंबर। हाँ तो वहाँ उतार दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। बैक गेट नहीं, वही मेन गेट है। ट्रेन से आएंगे? क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा सैटरडे की क्लास के लिए लफड़ा हो रहा तुम लोग के लिए सबका? तुमको तो सुबह 10 बजे में बुलाए बस हम, बाकी सब शाम बुला लें, है ना? कि 10 बजे उठते हैं क्या? हाँ वही तरह ही है। आदिति आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है 7 बजे? उनको भी सोते नहीं रहना। नहीं वो तो ऑनलाइन है। नहीं भाई घूमने जाना होता है। हाँ। है भाई आदिति? जिंदगी में पहली बार गई होगी, क्या बात कर रहा है? वही बोल रहा था 2 साल में भाई पहली बार भाई, गई घूमने। ये तुम्हारा टीचर ही बोल रहा था, इसके घर पे बोलूंगा कि ना भेजा करे। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, दीदी ये झूठ बोल रहा है। अरे क्या 2 साल से कहीं नहीं गया यार वो। क्या बात कर रहा ठीक है भाई। बर्थडे पे एक बार तो मौका मिलता है।
फ्री में नहीं मैं क्या करूँगा अभी मेरी क्लास है ही 9:30 बजे उसकी सैटरडे का क्या लगा तू जा ही रहा है वो पहले ही पहुंच जाता उसको पता नहीं काम बनता ही नहीं है क्लास में कर लेंगे अभी तो एक खत्म रोज उसका डेलीगेशन कराना है वो रोज 5 बजे 4:30 बजे पहुंच जाता है यहाँ पर क्या वो वीडियो पॉज कर ये वाला क्लियर हो गया टोटल हमारा के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पक्का अच्छा इसका बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये स्फीयर है ठीक है स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर है इसके अंदर चार्ज हमने रखा है प्लस क्यू और अब इसका क्या कहते हैं वो बताओ फ्लक्स कंडक्टिंग से चार्ज बाहर चला नहीं जाएगा बाहर चला जाएगा तो नहीं होगा नहीं होगा ना अंदर ठीक है ना कंडक्टिंग स्फीयर में हमारा यही होता है फ्लक्स जब भी हम निकालेंगे ना तो देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू हमारा जब है ही नहीं इसके अंदर नेट चार्ज तो चला जाएगा ना सारा तो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा ठीक है टोटल अंदर चार्ज होना चाहिए अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस क्यू रख देता तो भी हमारा नेट चार्ज क्या हो जाता 0 हो जाता क्योंकि हमारा ये प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ये हमारा 0 आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केसेस आते हैं अभी वो आगे पढ़ेंगे केसेस कि जिसमें वो 0 रहता है ठीक है अब चलो इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं गॉस लॉ का डेरिवेशन ये लास्ट डेरिवेशन है ठीक है अब देखो हमारा ये चार्ज है क्यू चार्ज हमने रखा है अब इसकी सरफेस हमने को गॉसियन सरफेस बनानी है तो गॉसियन सरफेस हम क्या लेते हैं स्फीयर लेके चलते हैं ठीक है स्फीयर बेसिक सरफेस है बिल्कुल तो मान लो मैंने स्फीयर लिया ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ इस वाले पार्ट से मान लो मैंने इधर ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds ये छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या लिया dA ले लेता हूँ चलो dA एलिमेंट ले लिया छोटा सा dA एलिमेंट ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एरिया वेक्टर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो क्या होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी तो नहीं आ रही होंगी नीचे की तरफ एंगल 0 डिग्री क्योंकि देखो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा तो गॉसियन सरफेस पे जो मैंने छोटा सा एरिया लिया है उसी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा फ्लक्स बेसिकली हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई dA ई डॉट dA यही होता है ना इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ई डॉट dA है ना तो अगर मैं इस छोटे एरिया की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस छोटे वाले एरिया में से जितनी निकल रही होगी वो लूंगा और हमारी सारी की सारी क्या कहते हैं जो ये होगा एरिया वेक्टर भी यहीं का लूंगा है ना एरिया हमारा होगा dA ठीक अब यहाँ पे पुट करते हैं सॉल्व करते हैं अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dA हमारा d फाई चलिए इसे फाई रहने दो क्योंकि इंटीग्रेशन करके फाई आ जाना है ना अब dA का इंटीग्रेशन होगा तो आंसर क्या आएगा a ही तो आएगा इंटीग्रेट करेंगे तो इसका a ही आएगा तो ये हमारा e हो गया अब एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर e इंटू 4 पाई r स्क्वायर हमारा ये फ्लक्स हुआ अब इस क्या कहते हैं e की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है मैंने आपको बताया था अब ये चार्ज है तो ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर क्योंकि ये q चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो q चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था kq बाय r स्क्वायर k की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q जो ये q चार्ज आया जो हमारा टोटल चार्ज यहाँ पे रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो वाला चार्ज तो ये फॉर्मूला हमने रखा इनटू 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई पूरा पूरा कैंसिल आ गया बचा क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q बाय वैक्यूम वाला है एप्सिलॉन नॉट वाला वैक्यूम होता है जब सिर्फ एप्सिलॉन लिखा होता है ऐसे करके वो हमारा क्या कहते हैं मीडियम वाला होता है उसकी वैल्यू k एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना नहीं वो ठीक है e आपने यहाँ e क्या किया आपने e के आगे मैंने एरिया मल्टीप्लाई किया जो स्फीयर देखो हमने क्या लिया है गॉसियन सरफेस स्फीयर लिया था उसके नीचे e के बाद आपने डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या किया हमारा e की वैल्यू होती थी kq बाय r स्क्वायर अच्छा तो क्या फिर k आपने 1 बाय हाँ k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी ठीक है ठीक है ना ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आ गया हमारा q बाय एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं डेरिवेशन है गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ हमेशा यही कहता है भाई, गॉस लॉ का जब आप स्टेटमेंट भी लिखोगे ना तो गॉस लॉ यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज q टाइम्स, मतलब इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. जब भी गॉसियन सरफेस आपकी बात करेंगे, अगर किसी भी चीज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सारा का सारा चार्ज आप बस गॉसियन सरफेस के अंदर पुट कर दो और q by epsilon naught डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया? गॉसियन सरफेस आपको बनाना है बस, बाकी हमारा सारा कुछ हो जाएगा इसमें। अब इसमें 3 डेरिवेशंस बची हैं जो हमारी हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं एक दो, ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लो अभी। ये क्या 2 क्वेश्चन बस अभी खत्म हो गया? हाँ, कैसे? अच्छा, मुझे लगा ऐसे रोड़े पड़ रही है भाई, ऐसे रोड़ा मत मानना है, ये तो बुक पड़ जाएगी बहुत मोटी हो के। सर का तो चलता रहता है। पीछे क्या हाँ, स्टूडेंट पढ़ने के लिए होता है 3 into 1.5 वाला बना सकते हैं। अरे पढ़ाने के लिए बच्चे पढ़ते हैं, छुपा दिया कम से कम 8-9। वैसे नॉर्मल वाली चाहिए। अब आप आइडिया लगाओ, मुझे बता दो क्या प्राइस पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं सर दुश्मन है मेरे, बच के आप मुझे बस वो बता दो प्राइस। मुझे लग रहा है भाई, मुझे लगता है कि कुछ पिटेगा। हाँ हाँ, लड़के मारे ना हमारे सारे लड़के जरूर मारेंगे। 3 into 1.5। सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर करने हैं आपको 59, 60 और 62। 3 into 1.5। तो भी देंगे 62 हो गया भाई। एकदम से मैसेज आता कैसे है, मुझे ये बताओ आपके फोन से। ये मैसेज आके डिलीट हो रहे हैं। फोटो के बाद फिर एक मैसेज आया, वो डिलीट हो गया। आप तो कॉस्टिंग बता दो क्या कर क्या रहे हो मैसेज, ये तो बताओ मुझे। कॉस्टिंग चले भेज क्या रहे हो ये तो बताओ मुझे। मैं आपको भी 1 मिनट में कॉल करता हूँ। लो दिखाओ मुझे क्या भेज रहे थे आपने। हाँ? आप कहाँ देखेगा क्या देगा? ये तो पता तो दोगे क्या भेजा था? तुम्हारे घर घूमने में जाए लोकेशन रखिए। मैं तो वैसे पहुँच जाइए। अरे देवन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी बॉस वाले? ऑफ नहीं किया भैया। हाँ, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट नॉट की वैल्यू। इनसे तो फोन भी होता है। अरे मैंने ग्रुप पे भेजी थी ना, ग्रुप पे है ना, वो मेरे को फोन दिखा दे। कैसे रहने दो, छोड़ो ना। मैंने तो नहीं भाई क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन हो जाए फिर जाना है घर। मैंने भी डायरेक्ट 60 दी। मान जाऊंगी। कुछ नया नहीं पढ़ा था।